आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ड्यू एजुकेशन में। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो आज की हमारी सीरीज़ है, पहली वीडियो के साथ हमने स्टार्ट करी है जो थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में जो हमारा पेपर है आर्काइव्स एंड म्यूज़ियम का। तो हमने अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं 1 बाय 1 आपको वीडियो में कवर करते रहेंगे और आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग वो है, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के संदर्भ में भारत में अभिलेखागार के विकास पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, इसमें हम आपको फुल डिटेल्स बताएंगे, आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो पहला है वो है, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के संदर्भ में भारत में अभिलेखागार के विकास पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अभिलेखागार आखिर कहते किसे हैं। अभिलेखागार से अभिप्राय पत्थर, धातु या अन्य किसी कठोर सतह पर लिखे गए कोई लेख या कोई निम्न प्रकार की पढ़ने वाली सामग्री को अभिलेख कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। तथा ऐसे अभिलेखों का जब संग्रहण किया जाता है कि आने वाले लोग इन पर अभिलेखों को पढ़ सके तथा उन पर शोध कर सके, जिससे हम अपनी प्राचीन विरासत को समझ सकें। और ऐसे स्थान पर जहां अभिलेखों का संग्रहण किया जाता है उसे हम अभिलेखागार कहते हैं। तो देखा दोस्तों, हमने आपको फुल डिटेल्स में बता दिया ईजिली कि अभिलेखागार आखिर किसे कहते हैं। आप कभी नहीं भूलोगे और दूसरों को भी समझा दोगे कि अभिलेखागार आखिर किसे कहते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि अभिलेखागार की हमें आवश्यकता क्यों है। तो इनकी आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो प्राचीन समय के ऐतिहासिक साक्ष्य जो हमें लिखित रूप में प्राप्त हुए हैं उन्हें सुरक्षित और लंबे समय तक रख सके, इसलिए हमें अभिलेखागार की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं दोस्तों आपको एग्जांपल दे दूं, जो हमारे नेशनल पार्क है पूरे इंडिया में वो क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि जो कम होने वाली प्रजातियाँ यानी जो दुर्लभ प्राप्त प्रजातियाँ हैं, जैसे शेर हो गया, जिराफ हो गया, इनकी जो दुर्लभ प्रजातियाँ और भी हो गया, पांडा हो गया, तो इनको संरक्षित रखने के लिए जो नेशनल पार्क होते हैं इनको इनमें ध्यान रखा जाता है ताकि जो इनकी जनसंख्या भी बढ़ जाए। तो ऐसी जो अभिलेखागार की जो आवश्यकता होती है इस चीज़ को रखने के लिए जो हमें लिखित रूप में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि भारत में अभिलेखागार का विकास क्रम किस प्रकार हुआ। दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में पूरा आपके जो मन में डाउट है सारा सोल्व हो जाएगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए देखते हैं। अभिलेखागार में हम उन सभी चीज़ों जैसे पत्रवलियाँ, दस्तावेज, कागजात, नक्शा, चार्ट व मोहर आदि तस्वीर को संरक्षित करके रखते हैं ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी प्राचीन विरासत को समझ सके और जो भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई है जिनको आज वर्तमान में हम सुधार सके और एक नई रिसर्च यानी एक आगे अपने कदम पर चल सके। तो इसलिए अभिलेखागार का विकास हुआ भारत में। दोस्तों, जो भारत में जो अभिलेखागारों का विकास हुआ है मैं आपको पॉइंट के हिसाब से इसमें पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा। पॉइंट से हम क्यों कराते हैं, क्योंकि हमें इजीली हल्का से एक पॉइंट में पूरा जो पॉइंट का डिस्क्रिप्शन है वो छोटा ब्रीफ नॉलेज में आपके माइंड में सेट हो जाता है ताकि आप उसे लिख सको एग्जाम। हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, प्राचीन समय में जो अभिलेखागार का विकास किस प्रकार हुआ था, कैसा था वहाँ पर। तो भारत में जो प्राचीन समय से ही अभिलेखागार की पद्धति को अपनाया जाता था, लेकिन आधुनिकीकरण के कारण इतनी प्रचलित नहीं हो पाई थी जितनी कि आज इनका महत्व है। अभिलेखों को सुरक्षित रखने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कैसे है, क्यों है इतनी प्राचीन, कि जो राजकीय कागज़ होते थे यानी जो पहले मुग़ल या कोई भी और भी डायनेस्टी उसमें जो भी दरबार होते थे उनमें एक प्रमुख विभाग भी होता था जो फरमान। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, हमारा जो ब्रिटेनों ने जो जहांगीर के समय में शाही फरमान प्राप्त हुआ था उनको भी संरक्षित रखा था, है ना। तो राजकीय कागज़ों को शाही दफ्तरों में सुरक्षित रखने का विधान था प्राचीन समय में। कैसे, धार्मिक अनुदानों से संबंधित दान पत्र आदि जो मंदिरों के अध्यक्षों के पास सुरक्षित रखते थे, यानी जो मंदिरों के जो पंडित होते थे यानी मंदिरों के जो पालक होते थे। पालक का मतलब दोस्तों जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर जो उनको देखभाल करने वाले होते हैं, इनके पास सुरक्षित रखते थे। इस प्रकार प्रत्येक परिवार में भी रिकॉर्ड रखने की परंपरा शुरू हो गई थी। तो आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं।
तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, भारत में प्रारंभ। दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में अभिलेखागार का विकास यहीं से हमारा स्टार्ट होता है, भारत में प्रारंभ। तो भारत में जो अभिलेखागार के आधुनिक रूप का जो विकास है ना, अंग्रेज़ों के आगमन से हुआ। जब कब हुआ था, यानी जो पहला हमारा 1891 में इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स अपने जो आगे हमारे पॉइंट है उसमें क्लियर कर दूंगा। आगे है दोस्तों, सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के साथ साथ इसका जो नाम है, यानी कि इसका इम्पीरियल रिपोर्ट डिपार्टमेंट का नाम बदलकर राष्ट्रीय अभिलेखागार कर दिया गया। लेकिन हम राष्ट्रीय अभिलेखागार की उत्पत्ति 1860 के दशक में मानते हैं, यह देखी जा सकती है, क्योंकि जब वहाँ के एक अंग्रेज अधिकारी सिविल ऑडिटर सैडमैन ने अपनी रिपोर्ट को भरे हुए कार्यालय में जगह बनाने की कोशिश की तो वहाँ पर जगह नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर दैनिक जो कागज़ थे, डेली यूज़ में कागजात होते थे, वो पूरी तरह उस कार्यालय में भरे हुए थे कागज़ों से। जिस तरह जो सिविल ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि इन जो कार्यालयों में दैनिक कागज़ को या तो कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए दूसरी बड़ी जगह में, या इन्हें नष्ट करने की ज़रूरत पड़ गई थी, जिस कारण जिनके उसी समय से सिविल ऑडिटर के समय से ही जो अभिलेखागार का बनना प्रारंभ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो वह कहते हैं कि इस दस्तावेज को और जो इसके साथ जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स हैं को बृहद केंद्रीय अभिलेखों में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। लेकिन 1889, मैं आपको यहाँ नोट और हेडलाइन भी कर लीजिए दोस्तों, 1889 तक ऐसा कोई सबूत प्राप्त नहीं हुआ कि वहाँ कार्यालय पूरी तरह भरे हुए हैं। आप इसका मतलब समझिए कि जो सिविल ऑडिटर सैडमैन हैं, उन्होंने कहा था कि जो कार्यालय में अपनी जो फाइल है वो रख नहीं सकते थे। लेकिन एक बात कही गई थी 1889 में, ऐसा कोई उन्हें सबूत प्राप्त नहीं हुआ था वहाँ के अधिकारियों को कि कार्यालय पूरी तरह भरे हुए हैं, जिस कारण जो एलिफेंटस्टोन कॉलेज जो बम्बई है, उनके जो प्रोफेसर हैं G.W. फॉरेस्ट को भारत सरकार के विदेशी विभाग का अभिलेखों की जांच करने का काम सौंप नहीं दिया। यानी जो एलिफेंटस्टोन कॉलेज बम्बई के जो प्रोफेसर है G.W. फॉरेस्ट, जब तक उन्हें भारत सरकार के विदेशी विभाग का अभिलेख की जांच करने का सौंप नहीं दिया गया, जब तक यहाँ पे जो सबूत की प्राप्ति नहीं हो पाई कि आखिर में ही कार्यालय में पूरी तरह जो कागजात है वो भरे हुए हैं। तो आगे देखते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा, G.W. फॉरेस्ट का योगदान। किसमें इनका योगदान रहा था? जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के विकास में। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के विकास में G.W. फॉरेस्ट ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि G.W. फॉरेस्ट मुंबई में जो रिकॉर्ड ऑफिस में किए गए अभिलेखागार और अभिलेख से संबंधित कार्यों के लिए प्रसिद्ध यानी माने जाते थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन अधिकारियों को बताया कि हमें कंपनी के प्रशासन के सभी रिकॉर्ड केंद्रीय भंडार में स्थानांतरित कर देना चाहिए, जिस कारण 11 मार्च 1891 में IRD यानी इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, जो इम्पीरियल सचिवालय भवन कोलकाता में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों प्रारंभिक अधिकारी, यानी जो हमारे राष्ट्रीय अभिलेखागार का विकास था उसमें G.W. फॉरेस्ट के अलावा कौन कौन से अधिकारी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया भारत के जो अभिलेखागार के विकास क्रम में। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के जो प्रथम व्यक्ति कहे जाने वाले G.W. थे, जिन्होंने अपने समय में राष्ट्रीय अभिलेखागार के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके साथ और भी प्रसिद्ध प्रोफेसर ने अपना योगदान दिया, जिनके नाम इस प्रकार है। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 तो ये लिखने हैं, क्या कि जो अच्छे एक इम्पैक्ट पड़े टीचर के सामने और आपको अच्छे भी फुल मार्क्स दे दे पूरी तरह। तो इसमें जो योगदान थे उन्होंने कौन कौन था? पहला N.L. हार्वर्ड 1904 में, J.M. मित्र ने 1920 में, C.R. विल्सन ने 1992 में और R.A. ब्लाके 1919 में। तो दोस्तों ये 4 मतलब और भी थे, मैंने आपको खाली 4 ही बताए। तो ये लोग अपने आप में विद्वान और रिकॉर्ड कीपर थे। रिकॉर्ड कीपर यानी J.W. जो फॉरेस्ट थे, यानी G.W. जो फॉरेस्ट थे, जो वो अभिलेखागार
कोई भी पत्र तो उनको संरक्षित करते थे अच्छी तरह से। तो ये भी एक वेल प्रिपेयर थे ये सभी रिकॉर्ड कीपर, इसलिए इन्हें कहा जाता था। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा क्या, अभिलेखागार अधिकारियों के कार्य क्या थे। यानी GW फॉरेस्ट और जो इनके साथी थे, सहपाठी थे, उनके काम क्या थे। तो प्रारंभ में GW के साथ साथ विद्वान अधिकारियों का काम क्या होता था, सभी विभागों के अभिलेखों की जांच करना, विभागों को सही से व्यवस्थित करना, विभिन्न विभागीय पुस्तकालयों के स्थान पर केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना करना। तो ये इनके महत्वपूर्ण कार्य थे दोस्तों, आपको याद रखने हैं। आइए अब हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है प्रथम अभिलेखागार, यानी पहला जो आर्काइव्स है वो कौन सा है। तो स्वतंत्रता से पहले सन 1911 में राष्ट्रीय राजधानी कोलकाता को नई दिल्ली में परिवर्तित कर दिया गया। दोस्तों आप कंपटीशन एग्ज़ाम से भी आपको याद रखना चाहिए कि जो हमारी कोलकाता से जो नई राजधानी है स्थानांतरित करी गई थी नई दिल्ली, उसे कब करा गया था, 1911 में। ध्यान रखना दोस्तों, कोलकाता से नई दिल्ली में परिवर्तित कर दिया गया था। आगे मैं बात करूं, साथ ही जो इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट सन 1926 को इसके वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसकी स्थापना 1891 में की गई, जो मैंने आपको दोस्तों पहले पॉइंट में बताई थी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, विभाजन, जब विभाजन हुआ था या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका जो नाम है यानी इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का नाम विभाजन के बाद क्या बदल कर रख दिया गया, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जो मैंने आपको दोस्तों बताया अभी पीछे। ठीक है, जिसे हम नेशनल आर्काइव्स भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नाम है इसका। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, साथ में जो अभिलेखागार के प्रमुख पद, जो अभिलेखागार का जो हेड होता था उसे हम कीप ऑफ रिकॉर्ड कहते थे पहले, लेकिन उसका जो नाम है वो बदल कर क्या रख दिया गया, अभिलेखागार निर्देश रख दिया गया। उसका हमने नाम चेंज कर दिया। पहले ध्यान रखना दोस्तों क्या कहा जाता था, कीप ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता था, लेकिन उसका नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या रख दिया गया, अभिलेखागार निर्देश। आगे बात करूं मैं दोस्तों, और इसमें जो AFM अब्दुल अली के बाद MN सेन ने 1949 तक इस कार्यालय का पद संभाला, और इन्होंने इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट या भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को एक सही दिशा दी, जो आगे इसका विकास होता गया और भारत में और भी जो अभिलेखागार है विकसित कर दिए गए। आगे अपने हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा क्या, अभिलेखागारों को पढ़ने की मंजूरी। दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि पॉइंट है अपने इस वीडियो लेक्चर में। अभिलेखागारों को खाली क्या बोलते हैं, एक कार्यालय में ही वहाँ पर बंद करके रख दिया जाता था, यानी जब भी ज़रूरत होगी वो बड़े अधिकारी ही पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें भारत में अभिलेखागारों को पढ़ने की मंजूरी दे दी गई थी। तो इसमें हम बताते हैं आपको, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1939 में पहली बार अभिलेखों को अनुसंधान की मंजूरी दे दी गई। अनुसंधान का मतलब यानी जो अभिलेख है उन पर रिसर्च करने की मंजूरी दे दी गई, ताकि अपनी रिसर्च करके और अपने इतिहास को हम जान सके, जिससे सभी भारतीय अपनी प्राचीन विरासत को जान सके तथा उनका अध्ययन कर सके, उपलब्धियां और प्राप्त कर सके। दोस्तों बात करूं कि जो 1947 तक 1902 से पहले के जो सभी दस्तावेज को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराए गए, जो भारत के हर क्षेत्र में पढ़ने के लिए उपलब्ध हो चुकी थी। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा क्या है, संरक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, यानी जो आर्काइव्स बनाए गए थे, यानी जो अभिलेखागार बनाए गए थे उनका संरक्षण भी तो होना चाहिए, यानी प्रयोगशाला भी तो होनी चाहिए। तो हमारा यही पॉइंट है। तो मैं बात करूं, अभिलेखागार की संरक्षण के लिए 1940 में एक संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या था दोस्तों, आपको याद रखना है, सेंटर ऑफ रिसर्च लाइब्रेरीज़। 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, संरक्षण से संबंधित समस्याओं से जुड़े शोध कार्य करना था, जिसमें डॉक्टर सेन का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे मैं बात करूं दोस्तों, अभिलेखागार के रखरखाव का जो परीक्षण है वो 1941 में इसका शुरुआत हो गई थी, और 1947 में भारतीय अभिलेखागार जो नामक विभागीय
जर्नल अस्तित्व में आया, जिससे आधुनिक भारतीय इतिहास, दस्तावेज के संरक्षण, अभिलेखीय जागरूकता आदि की जानकारी हमें उपलब्ध होती रही, जिससे हम अपनी प्राचीन विरासत को जान सके और इसमें जो भी हमारे दस्तावेज हैं हमको हम पढ़ सके कि क्या होता है इनमें, क्या नहीं होता है। आई होप दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी जो हम वीडियो अपने अगले लेक्चर में लाएंगे, जो सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। जब तक हमारी वीडियो का इंतज़ार करिए। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना और दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट और है, आप सभी के जो भी क्लासमेट है यानी बडी है यानी ड्यूड है, अपने सभी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये सब तक पहुँचे और सब तक हेल्प हो सके। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं आप सभी को पहुंचाऊं वीडियो। तो आपको करना क्या है, एक शेयर का बटन दबाना है दोस्तों और अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। थैंक यू टू वॉच आवर वीडियो टिल द एंड।